हेलो स्टूडेंट, ये आपका थर्ड चैप्टर का कुछ पार्ट रह गया था। मैंने पांचवें फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की वीडियो डाल दी है, लेकिन कुछ पार्ट थर्ड का रह गया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हम हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हड़प्पन कालीन साइट्स के बारे में। अभी तक हमने वो साइट्स पढ़ी जो सिंधु रावी नदी के किनारे थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब कुछ हड़प्पा संस्कृति के समय के नगर की ही दूसरे स्थानों पर भी थे, जैसे हरियाणा में कालीबंगा या हरियाणा में कालीबंगा नहीं है, राजस्थान में वो राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जो हड़प्पा कालीन माना गया है। इसी तरह गुजरात में है। गुजरात तो आप देखोगे, अगर गुजरात की लोकेशन देखोगे तो ये इलाका गुजरात का पड़ता है। समुद्र है यहाँ चारों ओर, अरेबियन सी है, ठीक है। तो गुजरात में आज भी बड़ी बड़ी बंदरगाह है, व्यापार होता है। तो उस टाइम भी ऐसे अवशेष मिले हैं कि यहाँ से सामान जो है वो पोर्ट के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से भारत से होता हुआ दूसरे देशों में जाता था। मतलब ट्रेड होता था, व्यापार होता था इस एरिए से भारत के। गुजरात में जैसे खंबात की खाड़ी है, अरब की खाड़ी है, तो इनमें से व्यापार होता था। इसमें एक सिटी है धोलावीरा, द सिटी ऑफ धोलावीरा सिटी का नाम है। वाज लोकेटेड ऑन खादीर बेट, आल्सो स्पेल्ड आउट बेट, इन रन ऑफ कच्छ। और ये जो इलाका है गुजरात का, ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ माना जाता है, ठीक है। कच्छ का रन, कच्छ एक क्षेत्र है जो सूखा है, रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ सतलुज नदी जो है इसी में आकर खो जाती है। कादिर बेट में है ये, रन ऑफ कच्छ में, वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोल, जहाँ फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोयल होती थी। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटी विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जिस तरह से हड़प्पन संस्कृति के हड़प्पन कालीन जो शहर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, अपर लेवल और लोअर लेवल। अपर लेवल टीले पर होता था, बड़ा होता था, मतलब छोटा होता था लेकिन शानदार होता था, ऐसा लगता था कि इसमें राजा वगैरह की फैमिली रहती होंगी। इसी तरह धोलावीरा भी ये तीन भागों में डिवाइड था। हड़प्पन कालीन दो, जहाँ एक आम पब्लिक के रहने के लिए बड़ा स्थान होता था लोअर लेवल पे, और अपर लेवल पे राजसी परिवार रहता होगा। धोलावीरा तीन पार्ट्स में था, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन्स वॉल। और हर एक जो क्षेत्र था, हर एक क्षेत्र वो स्टोन्स वॉल से के चारों ओर घिरा हुआ था, मतलब पत्थर की दीवारें थी। विद एंट्रेंस थ्रो गेटवे, और गेट थे बड़े बड़े एंटर करने के लिए। देयर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट्स, और सेटलमेंट के सामने एक खुला इलाका होता था। विद वेयर पब्लिक सेरेमनीज, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज, मतलब पब्लिक सेरेमनी होते, त्योहार, शादियाँ, ब्याह वगैरह होते हैं, तो एक पब्लिक सेरेमनीज मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ होल्ड होती होगी, पंचायत बैठती होगी इस तरह से। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन संस्क्रिप्ट दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट मिली है। स्क्रिप्ट मैंने होता है खोद कर, मतलब अक्षर उकेरे गए हैं, भाषा या लिपि लिखी गई है, वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी गई है। लिखना होता है स्क्रिप्ट मैंने, बड़े बड़े अक्षरों में। और ये पत्थर, सफ़ेद पत्थरों पर या लकड़ी पर लिखे गए हैं। लेकिन इस राइटिंग को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि इस राइटिंग को पढ़ना आसान नहीं है। हम सिंबल इसको पहचान नहीं पा रहे। इसकी भाषा के सिंबल वर्तमान की किसी भाषा से भी मैच नहीं करते। इस वजह से ये लिपि अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जर्नली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल। कई बार
देखो धोलावीरा में तो बड़ी बड़े अक्षरों में लिपि लिखी हुई है, लेकिन जो हड़प्पन राइटिंग थी वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे शील वगैरह पे लिखी हुई थी, मोहर वगैरह पे लिखी हुई थी। लेकिन जो धोलावीरा में है वो बड़े बड़े वाइट पत्थरों पर लिपि लिखी गई है। द सिटी ऑफ लोथल, लोथल ये भी गुजरात में ही है। बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, साबरमती नदी जानते हो ना, जहाँ गांधी जी का आश्रम है, गांधी जी रहते थे, गुजरात में है, ये नदी का नाम है साबरमती। उसकी एक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है मान लो ये एक मेन नदी आ रही, इसमें कोई दूसरी नदी जुड़ जाए, इसे हम ये जो नदी होगी इस नदी मेन नदी की ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। तो गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जो मिलती है, लोथल उस पर स्थित है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ, ये एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर कच्चा रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जिसमें मतलब स्टोन्स होते हैं और बहुत कीमती होते हैं, वर आइजली अवेलेबल, जहाँ मिलते हैं स्टोन्स, पत्थर पाए जाते हैं। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन्स। देखो जहाँ पर जो कच्चा मटेरियल मिलता, मान लो कहीं पत्थर मिलते हैं, शील मिलती है, धातु मिलती है, मेटल मिलता है, तो वहाँ पर उसी तरह की फैक्ट्री, उसी तरह की चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। जैसे गुजरात में आप देखोगे कपड़ा बहुत बनता है। कपड़ा क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ कपास ज़्यादा होती है, काली मिट्टी है गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो वहाँ कपास ज़्यादा होती है और इस वजह से कपड़े भी वहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए वहाँ स्टोन मिलते हैं इन ट्रिब्यूटरीज में, नदियों की ट्रिब्यूटरी में, तो स्टोन से बनी हुई चीज़ें वहाँ मिलती हैं। देयर वाज आल्सो स्टोन हाउस इन द सिटी, स्टोर हाउस में है कि सिटी में। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, और इस स्टोर हाउस में बहुत सारी सील मिली है, मतलब मोहर टाइप मिली है। एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मैंने जहाँ समुद्री जहाज रुकते हैं, ठीक है, डॉकयार्ड है लोथल में। दिस होज टैंक may have been a dockyard where boats and ships come in from the sea and through the river channel। ये माना जाता था कि ये इस डॉकयार्ड में जहाँ पर समुद्री जहाज और किश्तियाँ आती थी भर भर के सामान की, इन रिवर के माध्यम से गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड फ्रॉम, लादा और उतारा जाता था इस डॉकयार्ड में। समझ में आ गया ना? डॉकयार्ड में ऐसी स्थिति हमें देनी होती है कि आपके माल के जहाज आसानी से आ सकें, तैर सकें। उसके बाद आगे है ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बिड्स। एक ऐसी कंपनी टाइप, जैसे वर्कशॉप नहीं होती है जहाँ पर मजदूर शिल्पकार काम करते हैं, जहाँ काम करने की जगह होती है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि बीड्स मनके मिले हैं, छोटे छोटे स्टोन के पीस बनाए जाते थे जहाँ, और उन्हें काटा जाता था। जो प्रेशियस स्टोन होते थे उनको मनकों का रूप दे दिया जाता था, जैसे माला बनती है। टूल्स फॉर बीड मेकिंग, और ऐसे एक तो हमें बीड मिले हैं वहाँ, मतलब मनके मिले हैं, ऐसे हथियार मिले हैं जिससे बीड बनाए जाते हैं। एंड फिनिश्ड बीड हैव आल्सो बीन फाउंड देयर, और बने बनाए मनके, तैयार मनके भी मिले हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, सील क्या होती है? सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टैंप, जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल है ना, आपकी कॉपी पे मोहर लगाता है बच्चों, वो सील होती है, वो स्टैंप होती है कि ये स्टैंप है स्कूल की, और जो काम है जो इस कॉपी में किया गया है हम उसे देख चुके हैं और ये ठीक है या गलत है, ठीक है। इसी तरह से उस टाइम भी सील लगती थी। सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड, जो जिन बोरों में, जिन बैग्स में, पैकेट्स में वस्तुएं भरी जाती थी उन पर स्टैंप लगा दी जाती थी। जैसे अगर आप दूध का पैकेट खरीदने जाओगे ना तो उस पर एक स्टैंप लगती है कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, ये इस तरह से। गुड्स ऑथेंटिक होता है बेटा, वो ऐसा होता है कि ये चीज़ जो इसमें कही गई है वो सत्य है स्टैंप लगने के बाद।
दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब ये वस्तुएं पैकेटिंग के लिए तैयार की जाती तो इन पर स्टैंप लगा दी जाती और दूसरे जगह पर उन्हें भेजा जाता। आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, जब ये बैग बंद हो जाता, ए लेयर ऑफ वेट क्ले, तो मिट्टी की गिल्ली मिट्टी की एक लेयर उनके ऊपर चढ़ा दी जाती थी, जैसे गांठ मारते हैं ना ऐसे ही, तो गिल्ली मिट्टी, और उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी। अगर कोई मान लो उस पैकेट को खोलता तो वो सील खराब हो जाती ना, तो पता चल जाता कि ये पैकेट जो है ये खोला गया है। जैसे कई बार कॉन्फिडेंशियल लेटर आते हैं आपके घर में, वो बंद होते हैं, उसके ऊपर सील मोहर लगी होती है। अगर वो पैकेट खुला आता है तो इसका मतलब जो डाकिया वगैरह है वो उसे खोल चुका है और आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और बंद करने के बाद उसमें सील लगा दी जाती है। जैसे आपके पेपर आते हैं ना बच्चों, पेपर जो है सील बंद आते हैं और उनके ऊपर मोहर लगा दी जाती है। जैसे कोई खोलने की कोशिश करता है, जैसे पेपर चोरी करने की कोशिश करता है ज़्यादा नंबर लेने के लिए, तो वो पकड़ा जाता है। दिस इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग। और जब ये छाप पड़ जाती है किसी भी बैग पे या पैकेट पे, उसे सीलिंग कहते हैं। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव्ड सेफ्टली। अगर सील यूं की यूं है, मतलब वो तोड़ी नहीं गई है सील, इसका मतलब है कि चीज़ हमारे पास सेफली पहुंची है, बीच में इसके साथ कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। द मिस्ट्री ऑफ एंड, मतलब ये चीज़ कैसे ख़त्म हुई। आज अगर हम इनके दबे हुए घर ढूंढ रहे हैं, इनके कंकालों से इनका पता लगा रहे हैं, या इनकी जो चीज़ें हमने प्राप्त की, ये सभ्यता मिटी क्यों, लोग कैसे ख़त्म हुए। देखो अभी कोविड-19 की बीमारी चल रही है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दुनिया का अंत आ गया है, दुनिया ख़त्म हो गई है। वो ये चेंज होता बेटा, प्रकृति में चेंज हमेशा होता रहता है, प्रकृति पल पल बदलती है, और इन प्रकृति पल पल बदलने के कारण सभ्यताएं नष्ट होती रहती हैं, चरम विकास पर पहुंचती हैं, उसके बाद उनका पतन होता है, वो ख़त्म होती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता भी ऐसी है, उन्होंने भरपूर विकास किया, फैली फूली, और लोगों ने फिर प्रकृति में परिवर्तन करना शुरू किया, और इस वजह से कारण ये माना जाता है कि नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए, भूखमरी पैदा हो गई, प्रकृति नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आए, मतलब प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आई। जैसे अब की साल कह रहे हैं कभी बाढ़ आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बीमारी आ रही है। तो ये नेचुरल कारण किसी भी विनाश के कारण हो सकते हैं। पहले तो ये लगाया जाता था कि हड़प्पा ख़त्म हुई है क्योंकि बाहर से आक्रमणकारी आ गए, लेकिन कोई भी सभ्यता समूल नष्ट नहीं हो सकती इस तरह के आक्रमणों से। इस तरह की समूल नष्ट जब होगी, फुली डिस्ट्रॉयड होगी, वो होगी नेचुरल डिजास्टर से, प्रकृति जब प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से अपने अपने अनुमान है कि ये कैसे ख़त्म हुई। ठीक है, अराउंड 3900 ईयर्स अगो, 3900 साल पहले, मतलब आज से 3900 साल पहले, एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज होने शुरू हो गए। जैसे प्रकृति में चेंज हो गए। प्रकृति में कैसे चेंज हो गए, ये सूर्य से पृथ्वी अलग हुई एक आग के गोले के रूप में। जब ये आग के गोले के रूप में अलग हुई तो तब भी जीवन नहीं था। ओके, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, ठंडी होकर ये गर्म होना शुरू हुई। ठंडी पे भी जीव जंतु नहीं उपज सकते। आपको पता है जीव जंतुओं को पैदा होने के लिए एक अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ज़रूरी होता है पनपने के लिए। किसी भी वनस्पति को पेड़ पौधे उगने ज़रूरी होते हैं, बर्फ़, पानी, हवा, वायुमंडल, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। धीरे धीरे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ी और गर्मी के कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गर्म होकर ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि यहाँ जीवन पनप सके। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम होना ज़रूरी है। और धीरे धीरे यहाँ क्या है, मानव जीवन का विकास हुआ। लेकिन जब हम इसमें हस्तक्षेप करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं
तो कई बार प्रकृति अपने आप को बैलेंस बिठाने के लिए सब कुछ तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है और नए तरीके से फिर संसार को रचती है। तो ये कहते हैं कि बिगिनिंग मेजर चेंज आने शुरू हो गए। जैसे अभी 18वीं शताब्दी में हमारा जो तापमान था वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के होता था। अब ये तापमान 46-47 डिग्री और कई बार तो 49 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। तो ये क्या है, 200 साल में इतना चेंज आ गया। तो उस टाइम भी चेंज आया होगा। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ सिटी, शहरों में उन्होंने रहना बंद कर दिया होगा। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, जो पहले की लिपि थी या सील थी, मोहरें थी या बाट थे जो वेट उन्होंने वोट तोलने के लिए बनाए थे, वो अब यूज़ में नहीं है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, पहले जैसे घर में बाट हुआ करते, कच्ची पंसेरी, कच्चे शेर, अब वो ख़त्म है, अब उनका यूज़ नहीं है हमारे। तो इस तरह से उनका यूज़ ख़त्म हो गया होगा। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, जो कच्चा माल था पहले आस पास मिल जाता था, आस पास का कच्चा माल ख़त्म हो गया, अब वो दूर दूर से लाना मुश्किल हो गया। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, मोहनजोदड़ो में हमें कूड़े के ढेर मिले हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो नालियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट, और बहुत कम मात्रा में नए हाउस बने हुए थे, इवन ऑन द स्ट्रीट, ओवर द स्ट्रीट्स, गलियों पर ही। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब कुछ क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, इसके बारे में पूरी तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 4000 साल पहले कोई बात हुई तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते भाई क्या हुआ होगा। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ कहते हैं कि रिवर्स सूख गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफोर्टेशन, कुछ ये कह रहे हैं कि जो वनस्पति काट दी होगी मनुष्य ने, और वनस्पति काटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई होगी, गर्मी बढ़ गई होगी, और इससे नदियाँ झीलें सूख गई होंगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। क्योंकि डिफोर्टेशन ही से मतलब फॉरेस्ट जो होते हैं ना, जंगल, वो हमारे लिए सबसे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाते हैं, छाया देते हैं, मटेरियल देते हैं। अगर यही ख़त्म हो गए तो हम भी बचेंगे नहीं। आज जो मानव सभ्यता चल रही है ना जिस ओर, वो इसी तो ओर है जो हड़प्पन सभ्यता की तरफ है। पहले इस वर्ल्ड में 50% वनस्पति होती थी, अब 22-23 के करीब वनस्पति रह गई है। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर ओरेज। क्योंकि जैसे इस सभ्यता का विकास हुआ, ईंट बनाना सीख गया, उनको ईंटों को पकाने के लिए कॉपर को, तांबे का यूज होता था बहुत जगह, कॉपर को पिघलाने के लिए वनों की लकड़ियाँ ज़रूरी थी। बिसाइड ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड, और उस टाइम पशुपालन का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो जो जितने भी घास के मैदान थे वो ओवर ग्रेजिंग के कारण, बहुत ज़्यादा चराई के कारण डिस्ट्रॉयड हो गई। ग्रीनरी कवर जो है वो इस पृथ्वी से ख़त्म हो गया। इन सम एरिया देयर वर फ्लड्स, कुछ एरिया में बाढ़ आ गई। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एग्जाम्पल द एंड ऑफ ऑल सिटीज़, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि सारे शहर एक ही कारण से, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे राखी गढ़ी है, वो माना जाता है कि इसके किनारे थी, सरस्वती नदी के किनारे। मान लो सरस्वती नदी किनारे, कहते हैं कि सरस्वती नदी ने अपना, पहले ये हरियाणा से गुजरती थी लेकिन बाद में इसने रास्ता चेंज कर लिया और ये पंजाब से निकलने लगी। तो जितने आसपास के शहर थे जो सरस्वती नदी पर बसे हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, वो उजड़ जाएंगे बिना पानी के। तो इस तरह से उसका कारण नदी का सूखना हो गया। कई फ्लड आ सकती है, जैसे मुंबई जैसे शहर हैं वो, या बिहार में है कोसी नदी, हुगली नदी बंगाल में, तो वो क्या है, वो ये नदियाँ बाढ़ में तबाही लाती है और आसपास के गांव को बहा कर ले जाती हैं, तो वहाँ कारण फ्लड का रहा होगा। हरियाणा पंजाब में वृक्ष नहीं है, राजस्थान में वृक्ष नहीं है, वहाँ रेगिस्तान ने ढक लिया होगा सारा कुछ।
ठीक है, तो इस तरह से लाइफ ख़त्म हो सकती है। इट अपीयर एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ये भी लगता है कि शायद राजा ने अपना कंट्रोल खो दिया हुआ। एनी अदर केस द एफर्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। और इफेक्ट्स जो होते हैं ये है कि परिवर्तन है, परिवर्तन के कारण ही किसी चीज़ का सृजन होता है, किसी चीज़ का निर्माण होता है और कोई चीज़ खत्म होती है भाई। साइट इन सिंध, सिंध आपको मैं दिखा देती हूँ। सिंध है गुजरात के आसपास। ये आपका अगर आप भारत का मैप देखोगे, ठीक है, ये गुजरात है और गुजरात के लगता हुआ सिंध है जो अब पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, सिंध एंड वेस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। चलो देख लेते हैं, आपका मैप है, ये मैप है आपका। ये पंजाब यहाँ से शुरू हो जाता है, सिंध इसके नीचे, ठीक है, गुजरात, और ये यहाँ से ये सिंध का इलाका है और ये वेस्ट पंजाब आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है, उसमें भी सेटलमेंट मिली हैं। वर अबंडेंट वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू ईस्ट एंड द साउथ। वहाँ पर नई नई सेटलमेंट मिली है कि मोहनजोदड़ो के ख़त्म होने के बाद ये नए लोग वहाँ बस गए होंगे। न्यू सिटीज अमराइज्ड अबाउट, जो नए नए शहर हैं, जैसे हमारे यहाँ पाटलिपुत्र वगैरह है या लाहौर वगैरह है, ये 1400 साल पहले ही शुरू हुए थे। वी विल रीड देन अबाउट 5 और 5 चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। एक इसी तरह की सभ्यता एल्सवेयर, मैंने अन्य जगह भी है, हमारे देश की सभ्यताओं जैसे सभ्यता है, मतलब हमारे देश में जैसे शहर जैसी वस्तुएं मिली हैं दूसरे देश में भी मिली है, और वो है इजिप्ट। इजिप्ट अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो एशिया और इजिप्ट अफ्रीका और यूरोप का मिलता जुलता में मिला हुआ है। वैसे हम लोग मानते हैं कि अफ्रीका के लोग काले हैं, लेकिन अगर आप इजिप्ट देखोगे तो लोग बहुत सुंदर हैं वो, क्योंकि ये काफ़ी भूमध्य रेखा से ऊपर चला जाता है देश, आता अफ्रीका में है। इजिप्ट इज ए ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग विद द रिवर नाइल, नील नदी के किनारे। आपको पता है 13-14 देशों से नील नदी बहकर निकलती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, उसके किनारे ये बसा हुआ शहर है। इससे ही ये समुद्र में गिरती है, फिर इसमें से निकलने के बाद 5000 साल पहले वहाँ भी इजिप्ट में राजा राज करते थे। These kings sent army to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. यहाँ ये राजा अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं दूसरे राज्यों में कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, जैसे बहुत कीमती धातुएं प्राप्त करने के लिए, गोल्ड, सिल्वर आदि, इनको प्राप्त करने के लिए अपनी सेनाएं ये भेजते थे ताकि वो उन्हें लूट कर अपने देश में ले आए। इसके दे आल्सो बिल्ट हज टूम्स, उन्होंने बड़े बड़े टुम्ब बनवाए। टुम्ब होते हैं जैसे मरे हुए के ऊपर कोई टुम्ब बनवा देते हैं ना, छतरी जैसे टाइप की, उसकी याद बनी रहे। और पिरामिड्स, मिस्र के पिरामिड तो दुनिया के 7वें अजूबे में आता है। ये पिरामिड्स है जो नीचे से चौड़ा बेस होता है, ऊपर आके शंकु टाइप हो जाता है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है उसे पिरामिड्स बोलते हैं। उन्होंने वो पिरामिड्स बनवाए। व्हेन दे डाइड, जब वो मरे तो उनकी बॉडीज वहीं पर प्रिजर्व रखी गई, दफनाई गई। बहुत सारे मसाले वगैरह लगा के उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था, हजारों साल तक वो बॉडी खराब नहीं होती थी इन पिरामिड्स में। दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडी आर नोन एज ममीज। और ये बॉडीज जो इसमें रखी जाती थी, इसके अंदर मसाले वगैरह लग के, उनको मम्मीज बोला जाता था। ठीक है, कई बार हमें कह देते हैं ना कि मम्मी नहीं कहना चाहिए माँ को, इसी वजह से। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर आल्सो ब्राइड विद देम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि राजा मरता था ना तो उसके सामान भी बहुत सारा उसके साथ अपनाया जाता था। दिस इंक्लूड फूड, ड्रिंक्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट। मतलब ये लगता था कि उनकी ये धारणा थी कि ये मरने के बाद भी जीवित रहता है कहीं किसी संसार में, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी जितनी ज़रूरत की चीज़ें, क्लोथ्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे आभूषण डालते हैं, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन, हथियार, अगर वो कोई योद्धा होता तो जानवर, सब उसके साथ कर दे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर ब्राइड विद द रूलर्स।
कई बार तो राजा की सेवा करने के लिए मैन वुमेन भी दफनाए जाते। कितना अंधविश्वास था कि दूसरे जीवन में जाकर उसको इनकी नौकरों की जरूरत पड़ेगी। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट इलेबोरेट ब्राइवल इन द, और ये संसार में सबसे बड़ी ब्राइवल साइट है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कर लेना। थैंक यू वेरी मच।